हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर में हमने व्हाट इज अ सेल, सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ सेल को हमने पढ़ा था। सेकेंड लेक्चर में हमने पूरा जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका हमने वहां पे डिटेल से वहां पे स्टडी की थी। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत बड़ा पोर्शन जो है एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इसमें से आज हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन या आप कह लें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को क्या करेंगे, हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेक्चर शुरू करने से पहले ध्यान देने वाली बातें। पहला, आपके पास आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए, पेन और कॉपी होनी चाहिए ताकि ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके। ठीक है, और आप नोट्स बना सके। सेकंड, अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में करके देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर दिया गया है इस स्लाइड में क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस क्लास। तो पिछला जो क्लास था उसमें से आपको ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व सॉल्व करने हैं। तो इंक्लूजन बॉडीज इज, तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक है, तो इसको आपको फील करना है कि इंक्लूजन बॉडीज क्या है एक्चुअली में। ठीक है, गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट इन, तो गैस वैक्यूल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट थे उसको आपको यहाँ पे नाम लिखना है। राइबोसोम का आपको यहाँ पे नैनोमीटर में साइज बताना है। एंड मीजोसोम इज इनफोल्डिंग ऑफ, तो वो किसका इनफोल्डिंग होता है जो मीजोसोम, उसको आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, इसका आंसर अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो इस तरह से आपका और हमारा क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 8.5, यूकेरियोटिक सेल्स। द यूकेरियोट्स इंक्लूड्स ऑल दिस प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ओके, तो ये जो यूकेरियोट्स होते हैं तो उसमें किंगडम प्रोटिस्टा के भी जितने भी मेंबर्स है, किंगडम फंजाई, प्लांट एंड किंगडम एनिमेलिया, तो जितने भी ये चारों किंगडम के एनिमल्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, यूकेरियोट्स। और यूकेरियोट्स का फीचर क्या होता है कि उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जो है प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ये जो प्रोटिस्ट है इनको हम इनमें जितने भी यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स हैं उनको प्रोटिस्टा में रखा गया है। ओके, किंगडम फंजाई की बात करें तो वो हेटरोट्रॉपिक होती हैं, और किंगडम प्लांटी की बात करें तो वो सारे के सारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ओके, नाउ in eukaryotic cells, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane-bound organelles. ठीक है, तो ये जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं इनमें आपको कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपका ये घर होता है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि घर में बस अगर आपका इतना बड़ा जमीन है तो उसमें सिर्फ आप चार दीवार खड़ा कर देंगे और वहां पे आप रहने लगेंगे, ऐसा तो नहीं होता। आपका जो है सोने का बेडरूम अलग होता है, ठीक है। फिर हॉल होता है, वहां पे लिविंग रूम जिसको आप कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, किचन वहां पे होता है, वॉशरूम वहां पे होता है। तो हर अलग अलग काम के लिए आप क्या करते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट बनाते हैं। तो इसी तरह से सेल में भी क्या होता है, एक तो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, प्लांट सेल है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है, फूड बनाने के लिए। इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इस तरह से बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो है सेल के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि ये जो यूकेरियोटिक सेल्स है इसमें आपको बहुत सारे कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, किसका कंपार्टमेंट आपको देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म में वो जो कंपार्टमेंट है वो देखने को मिलेगा थ्रू दी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। किससे, थ्रू दी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, यूकेरियोटिक सेल्स possesses an और organized nucleus with a nuclear envelope। तो यूकेरियोटिक सेल्स का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही है कि इनमें क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस कह लें या फिर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है विथ न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप का मतलब यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से है। ओके, इन एडिशन यूकेरियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। इसके अलावा, ठीक है, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है ही, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट तो है ही, उसके साथ साथ इनके पास जो है बहुत सारी वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी, लोकोमोटरी का मतलब लोकोमोशन में जो हेल्प करते हैं, और साइटोस्केलेटल जो स्ट्रक्चर है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको पॉइंट वाइज लिखा है कि यूकेरियोटिक सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इसमें न्यूक्लियस भी आ जाएगा,
जेनेटिक मटेरियल जो है ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है, जो कि क्रोमोसोम के फॉर्म में क्या होता है वहां पे प्रेजेंट होता है। कॉम्प्लेक्स लोकोमोट्रियन साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के बाद आप यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है विद न्यूक्लियर इन्वेलप, ये भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नाउ ऑल यूकेरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, तो जितने भी यूकेरियोटिक सेल्स हैं वो सारे के सारे आइडेंटिकल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे यूकेरियोट्स में हमने प्रोटिस्टा का देखा, फंजाई, प्लांट, एनिमल, तो सबका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो आपको वहां पे डिफरेंट जो है देखने को मिलेगा। ओके, नाउ plant and animal cells are different in the as the former possesses cell walls, plastids, and large central vacuoles which are absent in animal cells. Okay, तो प्लांट एंड एनिमल सेल्स क्या करते हैं, वहां पे आपको डिफरेंट सेल ऑर्गेनल जो है आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि जो प्लांट होता है उनमें क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल, प्लास्टिड, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगी। हम प्लांट सेल का भी कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, एनिमल सेल से, ठीक है। और ये जो तीनों है, सेल वॉल, प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये जो है आपको एनिमल सेल में एब्सेंट मिलेगी। On the other hand, animal cells have centrioles which are absent in almost all plant cells. तो एनिमल सेल्स में ऐसा क्या है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता, वो है सेंट्रियोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेंट्रियोल्स है ये आपको सिर्फ और सिर्फ एनिमल में देखने को मिलेंगे, प्लांट में देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये जो दोनों बॉक्स है, दिस इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है कि क्या डिफरेंस है एनिमल सेल में एंड प्लांट सेल में। ओके, नाउ अब यहाँ पे फिगर 8.3 आता है, डायग्राम शोइंग ए प्लांट सेल एंड बी एनिमल सेल। तो यहाँ पे ये ए लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, प्लांट सेल, और ये बी लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, एनिमल सेल। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, ये क्या हो गया, यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के अंदर भी एक डेंस यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, गोल्जी अपैरेटस है। एंड न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम क्या करें, न्यूक्लियर एनवलप, या फिर यहाँ पे आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, तो ये जो वैक्यूल है वो आपको एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलेगा। ओके, नाउ ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये राइबोसोम है। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, तो यहाँ पे जो प्लास्टिड लिखा था, ठीक है, यहाँ पे ये जो प्लांट सेल में प्लास्टिड लिखा था, तो प्लास्टिड के अंदर क्या आता है, क्लोरोप्लास्ट आता है, ठीक है। जब हम प्लास्टिड पढ़ेंगे तो उसमें जो है मैं आपको डिवीजन बताऊंगी। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं, वहां पे इमेज में लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लास्टिड का एक क्या है, वहां पे पार्ट है या फिर फॉर्म है आप कह सकते हैं। ओके, और जिनमें ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म। यहाँ पे ये जो स्फेरिकल से स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, पेरोक्सीसोम है। ओके, अब यहाँ पे क्या बचा, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना वो साइटोस्केलेटल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। ओके, ये जो सेल होता है चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, दोनों में माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये क्या करते हैं, सेल को शेप प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, एंड यहाँ पे आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, ये जो ब्राउन स्फेरिकल सर्कल आपको दिख रहा है ये क्या है, लाइजोसोम। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या सेल वॉल, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये जो ग्रीन वाला ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सेल वॉल हो जाएगा। और उसके बाद देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये सेल वॉल हो गया, इन दोनों के बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मिडिल लैमेला देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, ओके। अब इसके बाद इसी में ये क्या होगा, ये दूसरा सेल यहाँ पे क्या होगा, ये कंटिन्यू होगा। तो इसी तरह से बहुत सारे सेल जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या हो गया, प्लांट सेल। एनिमल सेल की बात करें तो सब में आपको जो जो हमने देखा तो उसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, गोल्जी अपैरेटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या क्या प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होगा, सेल वॉल एंड वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एनिमल सेल में एक्स्ट्रा आपको क्या देखना है, सेंट्रियोल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेंट्रियोल हो जाएगा। यहाँ पे एक को हम सेंट्रियोल कहते हैं और दोनों को एक साथ हम सेंट्रोसोम कहते हैं। ओके,
और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? हाँ, तो सेंट्रियोल बस यहाँ पे एनिमल सेल में यूनिक है, जो कि प्लांट सेल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जितने भी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, वो सारे के सारे आपको प्लांट सेल में भी देखने को मिलेगा और एनिमल सेल में भी देखने को मिलेगा। ठीक है? तो इस तरह से आप ये सारी इमेजेस को क्या करेंगे? अच्छे से देख लेंगे। नाउ अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को और हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा भी हम यहाँ पे इसको कहते हैं। The detailed structure of the membrane was studied only after the advent of the electron microscope in 1950s. तो जो भी डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, ठीक है, या डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स हैं, आप कह लें डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स या सेल मेम्ब्रेन, तो इन सब की स्टडी तभी पॉसिबल हुई जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या हुआ? डिस्कवरी हुआ। ठीक है? कब हुआ? 1950s में। ठीक है, 1950 में। Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human red blood cells (RBCs), enabled the scientists to deduce the possible structure of the plasma membrane. Okay, तो यहाँ पे जो केमिकल स्टडीज चल रही थी किसमें? स्पेशली ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, इनको हम इरिथ्रोसाइट भी नाम देते हैं। आरबीसी को और हम क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। तो यहाँ पे अ, ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट को ये परिणाम साइंटिस्ट ने ये डिड्यूस किया या फिर कंक्लूजन निकाला कि पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इस तरह से होता है, जिसको हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ? स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स का जो वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, वो पॉसिबल कब हुआ? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। कब? 1950s में। ओके, अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको उसके स्ट्रक्चर को लेकर के बहुत सारे मॉडल्स आए और गए। ठीक है, बहुत सारे मॉडल्स आए और गए, उसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हम मोस्ट एक्सेप्टेड सेल मेम्ब्रेन मॉडल को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि क्या है? फ्लूइड मोजेक मॉडल। क्या है ये फ्लूइड मोजेक मॉडल? जो कि 1972 में ये दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। ठीक है, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल फॉर दी सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो हम अभी अब हम जितनी भी बातें करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे? फ्लूइड मोजेक मॉडल के अंदर जो भी सेल स्ट्रक्चर दिया गया है, सेलुलर स्ट्रक्चर, हम उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। These studies showed that the cell membrane is mainly composed of lipids and proteins. तो ये जो स्टडीज हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद, तो सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन में मेनली वहां पे क्या कंपोजिशन था? लिपिड एंड प्रोटीन। तो सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है? मेनली लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। द मेजर लिपिड आर फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। तो यहाँ पे जो मेजर लिपिड है, अब ठीक है, लिपिड एंड प्रोटीन से तो मिलकर के बना है सेल मेम्ब्रेन, लेकिन कौन से लिपिड से मिलकर के बना है? तो वहाँ पे मेजरली जो लिपिड प्रेजेंट था वो क्या था? फॉस्फोलिपिड। और वो बाइलेयर, बाइलेयर का मतलब टू लेयर में वो वहां पे क्या था? प्रेजेंट था। अब टू लेयर में कैसे प्रेजेंट था? यहाँ पे आपको ये येलो हेड वाला स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो ये क्या हो जाता है? फर्स्ट लेयर, और क्या हो जाता है? सेकेंड। तो सेल मेम्ब्रेन में ये जो है इस तरह से क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। ठीक है, वैसे फिर यहाँ पे इसका आप क्या करोगे? यहाँ पे ऐसे इसका टेल निकाल दोगे। तो ये इस तरह से क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है टू लेयर में। दिस इज फर्स्ट लेयर एंड दिस इज द सेकेंड लेयर, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे लिपिड क्या है? फॉस्फोलिपिड है, एंड फॉस्फोलिपिड टू लेयर्स में प्रेजेंट है, बाइलेयर। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेन्ज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटसाइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो लिपिड बाई लेयर है, तो एक लेयर में जब आप उस लिपिड का जब आप एक लिपिड को जब आप निकाल करके देखेंगे, तो वहां पे आपको एक हेड रीजन देखने को मिलेगा और एक क्या होगा? टेल रीजन देखने को मिलेगा। तो ये जो हेड रीजन है ये आउटसाइड क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो भी सेल मेम्ब्रेन, वहां पे टू लेयर्स मेम्ब्रेन है ना, तो दो मेम्ब्रेन में आउटसाइड में कौन प्रेजेंट होगा? हेड प्रेजेंट होगा, और ये हेड कैसा होगा? पोलर होगा। ओके, और ये कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफिलिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है? वाटर लवर। जो वाटर के साथ रहना चाहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक कहते हैं। अब पोलर, ये क्या है? कैसा है? ये पोलर हेड है। ओके, ये आपको याद रखना है अभी के लिए, क्योंकि आगे हम अभी इसमें समझेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, अब यहाँ पे ये जो टेल है वो इनर साइड पे प्रेजेंट होगा, अंदर की तरफ। और ये क्या है? नॉन पोलर टेल। क्या है ये? नॉन पोलर टेल, जो कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन, और
कार्बन एंड हाइड्रोजन मिलकर के जो कंपाउंड्स बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बने हुए होते हैं। और ये कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर हीटर, वाटर रिपेलेंट। तो अगर कोई भी चीज वाटर को रिपेल कर रही हो, वाटर के साथ वो ठहर नहीं रही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक कहते हैं। तो ये जो टेल है वो हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बना हुआ है। और ये कैसा है यहाँ पे, हाइड्रोफोबिक है। ओके, जबकि हेड हेड क्या है, पोलर है, जो कि आउटसाइड प्रेजेंट होगा, और ये वाटर लवर है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड होगा, एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर साइड। This ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. तो मानो सेल के आसपास यहाँ पे क्या है, वाटर है। ठीक है, तो वाटर है, तो यहाँ पे ये जो पोलर हेड है वो तो वाटर को पसंद करता है, लेकिन ये जो टेल वाला जो पार्ट है जो कि अंदर की तरफ प्रेजेंट है, वो जो है वाटर को पसंद नहीं करता है। तो इसीलिए ये जो हाइड्रोकार्बन जो टेल है वो अंदर की तरफ होता है, ताकि वो जो जो भी एक्वस इन्वायरमेंट है उनसे वो क्या हो सके, बच सके। ठीक है, तो ये हम फिगर 8.4 में देख भी सकते हैं। ओके, इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन के अलावा आपको यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है, और उसके अलावा भी आपको यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर भी आपको देखने को मिलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है मेनली लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है। लिपिड में भी फॉस्फोलिपिड, अभी हम प्रोटीन्स के टाइप्स देखेंगे। और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट या शुगर भी प्रेजेंट होता है। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप कहीं पर लिख लीजिए अगर आप नोट बना रहे हैं तो। ओके, या फिर एनसीईआरटी में ही यहाँ पे छोटा सा बॉक्स बना करके आप लिख सकते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को देखा कि सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, ठीक है, जो कि सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा क्या किया गया था, प्रपोज किया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड से वो बना हुआ होता है, बाइलेयर होता है विद प्रोटीन्स एम्बेडेड इन इट। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, धसा हुआ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लेयर है उसमें क्या होता है, वो धसा हुआ होता है। कौन, प्रोटीन। तो अब हम जो चार पार्ट्स वहां पे पढ़े हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, ठीक है, दो लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब ईच फॉस्फोलिपिड हैज हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग हेड एंड हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलिंग टेल्स। यहाँ तक बात समझ में आई? तो यहाँ पे आपको जितने भी ये हेड्स दिख रहे हैं ब्लू कलर में इस तरह से, तो ये क्या हो जाएंगे, वाटर लविंग, और ये टेल क्या हो जाएंगे, वाटर हीटर। ये क्या करता है, प्रोवाइड बैरियर प्लस फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये जो फॉस्फोलिपिड है ये मेम्ब्रेन को क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। बैरियर, बैरियर का मतलब होता है कि ये जो है सिर्फ कुछ ही चुनिंदे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स या माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हीं को ही अंदर सेल के अंदर आने व जाने देते हैं। किसी को भी अपने अंदर या बाहर आने जाने नहीं देते हैं। तो इसीलिए ये बैरियर की तरह भी यहाँ पे काम करता है किसी भी अनवांटेड या अनडिजायरेबल माइक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए। सेकेंड यहाँ पे आता है क्या, प्रोटीन। तो प्रोटीन यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन और एक होता है क्या, पेरिफेरल। तो जो इंटीग्रल प्रोटीन है उसका एक और नाम है क्या, इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या नाम है, इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन। एम्बेडेड इन दी बाइलेयर, तो बाइलेयर में पूरी की पूरी तरह यहाँ पे धसे हुए होते हैं, जैसे कि आप फिगर 8.4 में देख सकते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो ये जो आपको पूरा धसा हुआ ये यहाँ पे जो दिख रहा है क्या, प्रोटीन दिख रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, जो कि पूरा का पूरा यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धसा हुआ है। ओके, सेकेंड है यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये जो पेरिफेरल एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है लूजली अटैच्ड ऑन दी सरफेस। तो जैसे कि आपको जैसे ये वाला है, ठीक है, तो ये यहाँ पे पूरा अंदर में नहीं धसा हुआ है, ये क्या है, यहाँ पे हाफ जो है वहां पे वो प्रेजेंट है, ठीक है, लूजली अटैच्ड है। अगर आप उसको रिमूव करो, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो, तो वो एक्सट्रैक्ट भी हो जाएगा। तो इस तरह के प्रोटीन्स को हम पेरिफेरल एक्सट्रिंसिक प्रोटीन यहाँ पे हम कहते हैं। फंक्शन क्या है इनका, ट्रांसपोर्ट है एंजाइम्स एंड रिसेप्टर। तो ये एंजाइम को ट्रांसपोर्ट करेंगे, जो भी रिसेप्टर्स हैं वो इन पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे ये शुगर दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो शुगर जो यहाँ पे चेन दिख रहा है, ये कैसे, ये क्या है, ये रिसेप्टर्स हैं। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो आप पे येलो येलो यहाँ पे ये जो, ठीक है, इस तरह से आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में आपको येलो येलो आपको पार्टिकल्स दिख रहे होंगे, वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल है।
present in animal cell membrane, okay, provides stability and fluidity control. तो कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड फ्लूइडिटी कंट्रोल करता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, प्रेजेंस एज ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ग्लाइकोलिपिड्स एक ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्म में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लोकेटेड ऑन द आउटर सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेल मेम्ब्रेन का आउटर साइड है, ये क्या है, ये सेल का इनसाइड है, इनसाइड द सेल, और ये क्या है, आउटसाइड द सेल। तो आउटसाइड द सेल पे ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, कौन, कार्बोहाइड्रेट। हेल्प करते हैं सेल रिकॉग्निशन में एंड सेल टू सेल इंटरेक्शन में। तो यहाँ पे जैसे ये तो यहाँ पे जैसे ये प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स में यहाँ पे क्या निकले हुए हैं, ये शुगर मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट्स निकले हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो ये जो शुगर मॉलिक्यूल है, ये एज अ रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। तो ये सब जो शुगर मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनसे क्या करता है, एक सेल दूसरे सेल को पहचानता है कि ये अपने ही घर का सेल है या कहीं और का फॉरेन पार्टिकल है, बाहर का, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एज ए रिसेप्टर काम करते हैं, सेल रिकॉग्नाइज करते हैं, और एक सेल जो है दूसरे सेल्स के साथ क्या करता है, वहां पे इंटरेक्शन करता है। इसीलिए यहाँ पे ये प्रोटीन में लिखा है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इन पे रिसेप्टर्स भी क्या होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फ्लूइड मोजेक मॉडल हो गया। अब यहाँ पे कुछ और बातें एनसीईआरटी में दी गई है फ्लूइड मोजेक मॉडल के बारे में, तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, नाउ later biochemical investigation clearly revealed that the cell membranes also possesses protein and carbohydrate, ठीक है। कि यहाँ पे बाद में और जब स्टडी हुई तो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट होता है, ये हमें पता लगा। ओके, तो यहाँ पे हम पहले की बात करें, जब फ्लूइड मोजेक मॉडल नहीं दिया गया था, तो यहाँ पे जैसे ही फ्लूइड मोजेक मॉडल का जिक्र हुआ, तो मैंने आपको ये जो है यहीं पर पढ़ा दिया। ओके, अब हम यहाँ पे एनसीईआरटी में आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। तो अगर जो प्रोटीन एंड लिपिड का जो रेशियो है, ठीक है, मेनली जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन एंड लिपिड से ही बना हुआ है। तो यहाँ पे प्रोटीन एंड लिपिड का जो रेशियो है, ये सेल टू सेल क्या करेगा, डिफर करेगा, अलग अलग होगा। इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। तो ये क्या है, यहाँ पे ये आरबीसीज हैं, ह्यूमन आरबीसीज, या फिर इसको आप और क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो इनका अगर आप ये जो ह्यूमन आरबीसीज है, इरिथ्रोसाइट, इसमें आप सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखें, तो इसमें आपको 52% प्रोटीन देखने को मिलेगा एंड 40% लिपिड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 52 रेशियो 40, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आपको रेशियो देखने को मिलेगा प्रोटीन एंड लिपिड के बीच में, एंड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये कौन से सेल का रेशियो है, ये आरबीसी का, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सेल में आपको ये डिफरेंट डिफरेंट रेशियो जो है देखने को मिलेंगे। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल और पेरिफेरल, ठीक है। तो यहाँ पे ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, तो ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप कौन से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो आसानी से, ठीक है। एक्सट्रैक्ट आप दोनों प्रोटीन को कर सकते हो, जो इंटीग्रल है एंड पेरिफेरल है, ठीक है। लेकिन जल्दी से आप किसको एक्सट्रैक्ट करोगे, तो यहाँ पे इसी के बेसिस पर प्रोटीन को यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन में यहाँ पे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो पेरीफेरल प्रोटीन, जैसे कि आप यहाँ पे इसको देख रहे हैं और इसको देख रहे हैं, ये क्या है, पेरीफेरल प्रोटीन है। तो ये यहाँ पे क्या है, आउटर साइड पे इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। ज्यादा यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो है, यहाँ पे फास्फोलिपिड लेयर है, उसमें ज्यादा ये यहाँ पे धसा हुआ नहीं है, तो इसको मैं आसानी से निकाल सकती हूँ, वो आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे ये जो पर्पल कलर में जो आपको प्रोटीन चैनल जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा धसा हुआ है पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन में। तो जाहिर सी बात है कि मैं पेरीफेरल जो प्रोटीन है उसको मैं आसानी से निकाल पाऊंगी, और इंटीग्रल प्रोटीन को निकालने में मुझे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ तक बात समझ में आई इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरीफेरल प्रोटीन के बारे में। नाउ peripheral protein lies on the surface of membrane while the integral proteins are partially or totally buried in the membrane। तो यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन जो है या तो पार्शियली बरीड होंगे या फिर पूरे के पूरे जो है अंदर तक उसमें क्या होंगे, धसे हुए होंगे। ओके, नाउ an improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson 1972. Okay, widely accepted as fluid mosaic model, figure 8.4.
तो यहाँ पे बोला गया है कि जो इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, या आप कह लें मोस्ट एक्सेप्टेड ऑफ मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, किसके द्वारा प्रपोज किया गया है यहाँ पे, सिंगर एंड निकोलसन इन 1972, और उस मॉडल का नाम क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फिगर 8.4 में हमने देखा ही है। अकॉर्डिंग टू दिस, द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enables lateral movement of proteins within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. ओके, तो यहाँ पे ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जो सिंगल एंड निकोलसन ने दिया है, तो वो जितनी भी चीजें हमने पढ़ी फॉस्फोलिपिड प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर के बारे में, तो वो चीज तो आपको याद रखना ही है। साथ में ही आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप वहां पे लिख लें कि ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो लिपिड को क्या बोलता है, क्वासी फ्लूइड नेचर। ठीक है, अब इस क्वासी फ्लूइड नेचर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये जो भी प्रोटीन्स है उनमें लेटरल मूवमेंट को क्या करता है, अलाउ करता है या इनेबल करता है। ठीक है, पूरे बाइलेयर में। तो यहाँ पे ये जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो पेरीफेरी प्रोटीन प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, इसमें मूवमेंट करते होते हैं। ये इसी तरह से स्टिल प्रेजेंट नहीं होता, ये इस तरह से मूव करते रहेगा, ये पूरा का पूरा जो सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन मूव कर रहा है तो इसमें जो प्रोटीन्स है वो भी जो है क्या करते हैं, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में ही यहाँ पे क्या करेंगे, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा मूवमेंट हो रहा है, लेटरल मूवमेंट। ओके, तो या तो वो इधर जाएंगे या फिर इधर जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लेटरल मूवमेंट, आइट साइड में चलना। ओके, तो ये किसकी वजह से प्रेजेंट पॉसिबल है, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. This ability to move within the membrane is measured as fluidity. So that is the very very important point, fluidity. कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, तो एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन है, अब इस मेम्ब्रेन में ये जो प्रोटीन है वो कितना मूव कर रहे हैं, ठीक है, कितना इधर से उधर जो है मूव कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी कहते हैं। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए। नाउ the fluid nature of the membrane is also important from the point of view of functions like cell growth, formation of intercellular junctions, secretion, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। तो ये जो फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, कौन सा नेचर, फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये जो है कौन से फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, सेल ग्रोथ के लिए, इसी की वजह से सेल ग्रोथ होती है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, मतलब कि यहाँ पे ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, तो आपस में ये जो है क्या बना लेंगे, यहाँ पे जंक्शन बना लेंगे आपस में जो भी कम्युनिकेशन करने के लिए। तो ये जो जंक्शन है वो कि कब पॉसिबल है, जब ये यहाँ पे आपको सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई। अगर ये सेल मेम्ब्रेन रिजिड होता, ठीक है, ठोस होता, तो क्या इस तरह से आप जो है एक सेल जो है दूसरे सेल से कनेक्शन बना पाता, नहीं बना पाता। तो इसीलिए जो फ्लूइड नेचर है वो सेल ग्रोथ में तो हेल्प करेगा ही, यहाँ पे इंटरसेल्युलर जंक्शंस बनाने में हेल्प करता है। सिक्रीशन, ठीक है, अब ये जो सिक्रीशन वर्ड है, एंडोसाइटोसिस वर्ड है, अब सेल डिवीजन क्या है, एक सेल से दो सेल बनना। तो ये जो सेल है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, फ्लूइड नेचर है, ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट हो सकता है, तो इसीलिए ये सेल डिवीजन जब होता है तो यहाँ पे आपको आसानी से क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड होने के कारण यहाँ पे आपका डिवीजन हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अब ये सिक्रीशन एंड एंडोसाइटोसिस है, इसको हम जब अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, तब मैं आपको यहाँ पे वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो इमेज है इसको तो हमने पहले ही देख लिया है, फिगर 8.4, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो येलो डॉट्स हैं ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, ये क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन है। ओके, यहाँ पे पेरीफेरल प्रोटीन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये क्या है, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और ये जो चेन जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या है, शुगर है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। ठीक है, तो यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। तो ये जो मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या होते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है, सिलेक्टिव परमिएबल होता है। किसके लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है और सेल के बाहर भी, यही तो लिखा है, सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। ठीक है, तो सेल के अंदर प्रेजेंट हो या बाहर प्रेजेंट हो, वो दोनों के लिए सिलेक्टिव परमिएबल होता है। अब सिलेक्टिव परमिएबल क्या होता है,
It allows some substance to pass through easily while restricting or blocking others. तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स को आसानी से पास करने देता है या ट्रांसपोर्ट कर देता है, लेकिन बाकी को क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट या फिर ब्लॉक करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस कैरेक्टर को क्या कहते हैं हम, सिलेक्टिव परमिएबल नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन। नाउ मेनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सेल, ये क्या है, ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो इसके इस तरह से आर पार वो जो है आसानी से आ जा सकते हैं, कोई भी एनर्जी या फिर एटीपी जो है वहां पे नहीं लगता है। तो इस तरह के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें कोई भी एनर्जी नहीं लग रहा हो, उसको हम क्या कह रहे हैं, पैसिव मूवमेंट या पैसिव ट्रांसपोर्ट। Neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient from higher concentration to the lower concentration. अब यहाँ पे क्या आता है, जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं वो जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, सेल मेम्ब्रेन, सेल जो मेम्ब्रेन है उसके आर पार जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करता है, मूव करता है, या फिर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वो क्या करता है, मूव करता है। सिंपल डिफ्यूजन के में क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, एक रूम है। अब इस रूम में आपने इस कोने में क्या कर दिया, आपने परफ्यूम को यहाँ पे छिड़क दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पर्सन खड़ा है उसको इमीडिएट यहाँ पे उसको खुशबू आएगी क्या, तुरंत नहीं आएगी। लेकिन आप थोड़े टाइम बाद जब आप चेक करोगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज होकर के यहाँ तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, पूरे रूम में पहुंच जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद ये जो पर्सन है इसको भी इस परफ्यूम की स्मेल जो है आने लगेगी। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो प्रोसेस है इस मॉलिक्यूल का, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन था, हाई कंसंट्रेशन, और यहाँ पे पहले क्या था, बहुत कम मॉलिक्यूल्स है, तो वहां पे क्या था, लो कंसंट्रेशन था। तो किसी भी मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब एक जगह पर किसी मॉलिक्यूल की जो मात्रा है वो क्या है, ज्यादा है, और एक जगह पर कम है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, हायर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या करना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, यहाँ पे डिफ्यूजन कह देते हैं। और कौन सा डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। ओके। तो जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं वो इस तरह का क्या करते हैं, प्रोसेस जो है अपनाते हैं सेल से आर पार जाने के लिए। कौन, न्यूट्रल सॉल्यूट्स। नाउ वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जो वाटर है वो भी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर रहा है। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो मूवमेंट का जो वाटर है, मूवमेंट ऑफ वाटर है थ्रू द डिफ्यूजन, उसको, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑस्मोसिस कहते हैं। ओके। As the polar molecule cannot pass through the non-polar lipid bilayer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. अब यहाँ पे कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर है उससे वो क्रॉस नहीं कर सकते, तो इसीलिए उनको कैरियर प्रोटीन की क्या होती है, आवश्यकता वहां पे महसूस होती है। और वहां पे जो भी कैरियर प्रोटीन है उनके थ्रू वो सेल से अंदर बाहर क्या कर सकते हैं, मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट वहां पे उनका होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं। चाहे वो न्यूट्रल सॉल्यूट का सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आना, चाहे ये ऑस्मोसिस हो गया, और ये पोलर मॉलिक्यूल का जो फैसिलिटेशन है, ठीक है, जो फैसिलिटेट यहाँ पे हो रहा है, वो भी सारे के सारे किस में आते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट में। तो ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, नो एनर्जी रिक्वायर्ड अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पे क्या है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, ठीक है। जैसे परफ्यूम यहाँ पे था, यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन था, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे कम था। तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जो मूव करते हैं बिना किसी एनर्जी के, उसको हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो यही चीज सेम क्या होती है, सेल में भी होती है। सेल के बाहर चलो मान लो यहाँ पे जो ग्लूकोज है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अब इसको क्या करना है, यहाँ से यहाँ, अब ये यहाँ पे ज्यादा है, ये यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे ग्रेडियंट बन गया, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है ये ज्यादा से कम की ओर क्या करेगा, आएगा, ठीक है, बिना किसी एनर्जी रिक्वायरमेंट के। तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। टाइप की अगर हम बात करें, सिंपल डिफ्यूजन, तो जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, तो ये सिंपल डिफ्यूजन होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम एक बार और कहाँ पे पढ़ेंगे, जब हम वेस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे,
ठीक है, या सर्कुलेशन वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो जैसे ये सेल है और यहाँ पे ये क्या है, ब्लड है, ठीक है। सेल में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, ब्लड में ऑक्सीजन होता है, तो ये इस तरह से क्या होता है, इमीडिएट पास होता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा था, यहाँ पे ऑक्सीजन कम था, तो ऑक्सीजन ज्यादा से कम की ओर जा रहा है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था, यहाँ पे कम था, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से कम की ओर यहाँ पे जो ब्लड है वहां पे आ रहा है। तो सिंपल डिफ्यूजन में यहाँ पे कौन आता है, CO2 एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑस्मोसिस की बात करें तो मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑस्मोसिस हो जाएगा। नाउ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और इसी को और हम क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रल ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब इसमें क्या होता है, जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो पोलर या फिर लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे ये कोई पोलर मॉलिक्यूल है, वो क्या यहाँ से यहाँ जा सकता है, वो नहीं जा सकता डायरेक्ट। अगर जाने की कोशिश करेगा, क्यों, क्योंकि ये जो पोलर मॉलिक्यूल है वो यहाँ तक तो पहुंच जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पोलर हेड है। लेकिन यहाँ पे ये जो टेल है, ये क्या है, ये पोलर नहीं है, ये क्या है, यहाँ पे नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर है, तो वो पोलर को कैसे आने देगा, है ना। इसीलिए यहाँ पे ये जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इनको किसकी जरूरत होती है, कैरियर प्रोटीन की या चैनल प्रोटीन्स की। तो इस तरह से जो भी प्रोटीन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन्स। तो यहाँ पे ये जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करते हैं, इस चैनल प्रोटीन के थ्रू जो है सेल से अंदर या सेल के बाहर जो ये है जाते हैं। यहाँ तक समझ में आया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या हो रहा है। यहाँ पर भी कोई भी एटीपी जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एग्जाम्पल ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड आयंस। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे H2O की अगर हम बात करें, तो H2O में जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो इसमें स्लाइटली निगेटिव चार्ज आता है, हाइड्रोजन में स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। तो जो आयंस होते हैं वो भी क्या होता है यहाँ पे, ये जैसे ये प्लस एंड माइनस क्या है, आयंस ही तो है। तो ये सारे जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने H2O का एक एग्जांपल दिया एज अ पोलर मॉलिक्यूल्स। और भी इस तरह से बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको अगर सेल मेम्ब्रेन के आर पार जाना है तो उनको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन का यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये क्या हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नाउ अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient, ठीक है, from lower to the higher concentration. Such a transport is an energy dependent process in which ATP is utilized and is called active transport और सोडियम पोटेशियम पंप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अब क्या हो रहा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है आपका जो काम होगा। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है और यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है। अब यहाँ पे क्या होगा, मुझे यहाँ से यहाँ ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसको मेरे को क्या करना है, भेजना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन लो है और यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है। तो मुझे इसको ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे इसको कुछ एफर्ट जो है, एक्स्ट्रा एफर्ट जो है डालने पड़ेंगे। तो वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट होता है वो क्या होता है, एटीपी का। वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट है वो क्या है, एटीपी का, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एटीपी प्रोडक्शन है, जो भी एटीपी जो हमारा प्रोड्यूस होता है उसको मैं यहाँ पे क्या करूंगी, खर्च करूंगी, क्या करूंगी, खर्च करूंगी। तो ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, इसमें एनर्जी या एटीपी रिक्वायर्ड होती है, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेहनत करनी है, ठीक है। अगेंस्ट द ग्रेडियंट, मतलब ये लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव करता है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। फीचर्स की बात करें तो ये भी कैरियर प्रोटीन्स का यूज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पंप कहते हैं, ठीक है। एटीपी रिक्वायर, ठीक है, एटीपी यहाँ पे इनको जरूरत पड़ती है। हाईली सिलेक्टिव एंड रैपिड, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होता है, हर किसी के लिए नहीं होगा, और ये बहुत जल्दी जल्दी होता है। एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप इन एनिमल्स, हाइड्रोजन पंप इन प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई, मिनरल एब्जॉर्प्शन बाय द रूट हेयर्स। तो ये सारे के सारे प्रोसेस जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं, जिसमें एनर्जी लगती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स है, इसको हमें यहाँ से यहाँ भेजना है। तो यहाँ पे पहले एटीपी, हम पहले एनर्जी यहाँ पे खर्च करेंगे, तब यहाँ पे ये चैनल जो है ओपन होगा, फिर उसके बाद ये जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ से यहाँ आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पे जो एटीपी यूटिलाइज्ड एंड इट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे कि यहाँ पे सोडियम एंड पोटेशियम पंप का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब
अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, 8.5.2 सेल वॉल। एज यू मे रिकॉल, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल forms an outer covering for the plasma membrane of fungi and plants। ठीक है, तो ये जो सेल वॉल होता है वो नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग का मतलब वो डेड होता है। रिजिड स्ट्रक्चर है, रिजिड एंड टफ स्ट्रक्चर है, एंड फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग। ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका जो आउटर कवरिंग होता है वो क्या होता है, सेल वॉल होता है। ठीक है, not only gives shape to the cell, protects the cell from mechanical damage and infection, it also helps in cell to cell interaction and provides barrier to undesirable molecule macromolecules। ओके, तो सेल वॉल का फंक्शन यहाँ पे क्या क्या है, ये क्या करता है, जो सेल है उसको शेप प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सेल वॉल इस तरह से प्रेजेंट है तो ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, सेल, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया और ये क्या हो गया, सेल वॉल हो गया। ठीक है, तो ये जो सेल वॉल है ये इसको क्या कर रहा है, सेल को शेप प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये जो है इस तरह से प्रेजेंट होगा सेल वॉल, तो ये सेल जो है इस तरह से प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये जो सेल वॉल है वो शेप प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। अब यहाँ पे ये जो सेल वॉल है वो क्या है, रिजिड है, नॉन लिविंग है, तो ये अंदर का जो डेलिकेट मटेरियल है जो सेल है उसको क्या करेगा, जो भी मैकेनिकल शॉक या डैमेज है उससे क्या करेगा, बचा के रखेगा। सेल टू सेल इंटरेक्शन यहाँ पे होता है सेल वॉल के थ्रू। प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो कोई भी अगर अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स है जो कि सेल के अंदर नहीं आना चाहिए तो उसके लिए वो बैरियर का काम करता है। ओके, नाउ algae have cell wall made up of cellulose, galactons, mannans, and mineral like calcium carbonate. That is very important. While in other plants, it consists of cellulose, hemicellulose, pectins and proteins. जबकि plants में वो cellulose, hemicellulose, pectins and proteins से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे सेल नेम है और यहाँ पे सेल वॉल कंपोजिशन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है। तो प्लांट्स का जो सेल वॉल है ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जब प्लांट सेल मैच्योर हो जाता है तो यहाँ पे आपको लिग्निन का भी डिपोजिशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिएगा। एल्गी की बात करें तो यहाँ पे सेल्यूलोज से मिलकर बनता है गैलेक्टॉन्स, मेनॉन्स एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ये एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है। फंजाई की बात करें तो काइटिन होता है मेन, ये आपको याद रखना है, एंड ग्लूकेन्स एंड मेनोप्रोटीन्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स का सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर के बना हुआ होता है। किससे मिलकर के बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन्स म्यूरिन इन बैक्टीरिया से मिलकर के यहाँ पे वो बना हुआ होता है। ओके, नाउ अब यहाँ पे द सेल वॉल ऑफ यंगेस्ट द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। तो जो सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल है उसमें क्या होता है, प्राइमरी वॉल होता है जो कि कैपेबल ऑफ ग्रोथ, जो कि ग्रोथ कर सकता है, which gradually diminishes as the cell matures and the secondary wall is formed on the inner towards membrane side of the cell। ओके, तो यहाँ पे जो यंग प्लांट होता है तो यंग प्लांट सेल में क्या होता है, प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होता है जो कि ग्रोथ करता है। अब जैसे ही ये प्राइमरी वॉल है उसकी जो सेल्स होती हैं वो क्या होती है, मैच्योर होती है, और मैच्योर होकर के वो क्या बनाती हैं, सेकेंडरी वॉल बनाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये प्राइमरी सेल वॉल मैच्योर होकर के सेकेंडरी वॉल बनाती है वैसे वैसे ही ये जो प्राइमरी वॉल है वो ग्रेजुअली डिमिनिशेस, यानी कि रिड्यूसेस, रिड्यूसेस बोल लीजिए या फिर आप इसको क्या कर बोल लीजिए, खत्म होते जाता है। ये जो प्राइमरी वॉल है ये क्या होते जाता है, खत्म होते जाता है। ठीक है, और ये जो सेकेंडरी वॉल है वो किस तरफ बनता है, फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, एंड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये क्या है, प्लांट सेल वॉल है। ठीक है, अब ये क्या है, प्राइमरी वॉल है, तो प्राइमरी वॉल है ये क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है। अब प्राइमरी सेल वॉल है तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे सेल वॉल, यहाँ पे सेल डिवीजन करेगा, मैच्योर करके ये क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से, पहले जो इतना छोटा था अब वो इतना यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ग्रोथ करेगा वो। अब ग्रोथ करेगा तो प्राइमरी वॉल जो है सबसे आउटर साइड में प्रेजेंट होगा, और जो सेकेंडरी वॉल है, ठीक है, सेकेंडरी वॉल जो है इस साइड बनते जाएगा। ठीक है, इस साइड क्या होगा, सेकेंडरी वॉल होगा। तो इसीलिए ये जो सेकेंडरी वॉल है वो किस तरफ बनेगा, टुवर्ड्स दी मेम्ब्रेन, तो टुवर्ड्स दी सेल मेम्ब्रेन जो है आपका सेकेंडरी वॉल फॉर्म होगा, और प्राइमरी वॉल जो है आउटर साइड की तरफ वहां पे वो चला जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि वो एग्जाम में आपको क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। ओके, नाउ द मिडिल लैमेला इज लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट,
which holds or glue the different neighboring cells together. तो यहाँ पे अब क्या आता है, मिडिल लैमेला आता है। मिडिल लैमेला क्या कर मिडिल लैमेला कैल्शियम पेक्टेट से मिलकर बना हुआ होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये क्या करता है, ग्लू का काम करता है। अगर यहाँ पे ये नेबरिंग सेल्स हैं तो नेबरिंग सेल्स को यहाँ पे ये चिपकाने का काम करता है, टुगेदर रखने का। एनिमल सेल में आपको हेलुरोनिक एसिड देखने को मिलता है, जो कि सेल्स को साथ में क्या करता है, टुगेदर वो चिपका करके रखता है। प्लांट सेल का ग्लू क्या है, यहाँ पे मिडिल लैमेला है। ओके, नाउ the cell wall and middle lamella may be transferred by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cells. तो यहाँ पे ये जो नेबरिंग तो यहाँ पे ये जो मिडिल लैमेला है एंड यहाँ पे ये जो सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला है, ये आपस में क्या करते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा फॉर्म करते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा फॉर्म करके ये क्या करते हैं, नेबरिंग सेल्स के जो साइटोप्लाज्म है उसको कनेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको ये इस तरह से ये ट्यूब फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, ट्यूब फॉर्म करेंगे। ओके, तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, ये जो फॉर्म होता है इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। तो ये कौन कौन करता है ये काम, कौन यहाँ पे आपको जगह प्रोवाइड कराएगा, ये जो मिडिल लैमेला है एंड सेल वॉल है वो। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो प्राइमरी सेल वॉल यंग एंड ग्रोइंग सेल में प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी सेल वॉल मैच्योर में। प्राइमरी थिन होगा और ये थिक होगा। प्राइमरी जो है फ्लेक्सिबल होगा, ये रिजिड होगा। प्राइमरी जो है सेलुलोज हेमीसेलुलोज पेक्टिन से मिलकर बना होगा। सेकेंडरी में सेलुलोज हेमीसेलुलोज एंड लिग्निन। तो लिग्निन जहां पे आ जाता है, सेल्स वहां पे डेड या रिजिड होना शुरू हो जाती हैं। लिग्निन यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेल वॉल में एब्सेंट होगा और सेकेंडरी सेल वॉल में ये क्या होगा, प्रेजेंट होगा। फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलती है। और सेकेंडरी सेल वॉल अगर हो तो वहाँ पे स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। लेयर की बात करें तो प्राइमरी सेल वॉल सिंगल लेयर में होती है, सेकेंडरी सेल वॉल जो है 3 लेयर में होती है। अब यहाँ पे इमेज अगर हम देखें कि कौन सबसे बाहर होता है और कौन सबसे अंदर, तो मिडिल लैमेला जो है सबसे आउटर साइड में होगा। ठीक है, क्योंकि ये दूसरे सेल्स को क्या करेगा, यहाँ पे चिपकाने का काम करेगा। तो सबसे आउटर में कौन होगा, मिडिल लैमेला। फिर यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी वॉल। अब प्राइमरी वॉल जो है, ठीक है, प्राइमरी वॉल जो है, जैसे ये यहाँ पे ये सेल है, ठीक है, और ये क्या है, प्राइमरी वॉल है। तो ये इस तरह से बढ़ा बढ़ा के ये क्या हो जाती है, ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे फिर जो भी सेल्स बनेंगी वो क्या होंगी, सेकेंडरी। ओके, तो पहले मिडिल लैमेला होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी वॉल होगा। प्राइमरी वॉल के ऊपर बाद ये जो सेकेंडरी वॉल है, तो सेकेंडरी वॉल में S1 S2 एंड S3 थ्री लेयर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ये इमेज में आप अच्छे से देख सकते हैं। तो ये जो S1 S2 एंड S3 है, तो S1 जो है यहाँ पे पोजीशन सबसे आउटर में है। आउटर की मतलब यहाँ पे आउटसाइड दी सेल, इस तरह से जब हम इस साइड से ऐसे आएंगे तब सबसे आउटर में है S2 मिडिल एंड इनर में सबसे कौन है, S3 है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी थिकनेस दी गई है। माइक्रोफाइब्रिल ओरिएंटेशन, तो यहाँ पे आपको ये जो S1 में ये जो आपको अरेंजमेंट दिख रहा है, तो यही है, ये क्या है, माइक्रोफाइब्रिल ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे ऑब्लिक है, ऑब्लिक मतलब इस तरह से। ठीक है, और S2 में आप देखें तो नियरली पैरेलल, तो ये पैरेलल यहाँ पे माइक्रोफाइब्रिल्स का जो सेल्यूलोज होते हैं उसमें माइक्रोफाइब्रिल्स होता है। और यहाँ पे जो S3 है उसमें ऑब्लिक है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो S1 इनिशियल सपोर्ट देता है, S2 जो है मेन स्ट्रेंथ लेयर है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एंड थर्ड जो है वो प्रोटेक्शन एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद रखना है कि सबसे आउटर में मिडिल लैमेला आएगा, प्राइमरी वॉल के बाद फिर सेकेंडरी वॉल्स आएंगी, S1 S2 एंड S3। ओके, तो सेकेंडरी वॉल सेल मेम्ब्रेन की तरफ बनती है। यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, तो आज हम सिर्फ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लें या फिर सेल वॉल, इन दोनों को हमने कंप्लीट किया। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में आपको ढेर सारे एमसीक्यूज लगाने हैं। कल के क्लास में हम जो है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, अगर समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप रिपीट करके देखिए। ठीक है, और नोट्स बनाइए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल एंड स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल।